हाय, आई एम यशवर्धन, राइट। आपको अजीब लगता होगा, लेकिन कई लोग जो मुझे नहीं जानते उन्हें बताना होता है कि वो किसकी क्लास को यहाँ अटेंड कर रहे हैं। मैं यशवर्धन हूँ और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा है। दैन उसके बाद हमने पार्ट 4 को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर द स्टेट पॉलिसी को पढ़ा, राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत। और एक दिन मुझे हमारी एक स्टूडेंट है कशिश, उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा था, मैंने उसका आंसर दिया। मुझे लगता है कि आप उस आंसर से सेटिस्फाई होंगे। अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप भेज दें मुझे, राइट। सो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले, आखिर ये मूल कर्तव्य क्या होते हैं। देखिए, सिंपल सा समझ आइए, जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं तो परिवार के प्रति हमारे कुछ दायित्व होते हैं और हमारे लिए हमारे माँ बाप के कुछ कर्तव्य होते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर हम इस राज्य के नागरिक हैं, अर्थात भारत के नागरिक हैं, तो भारत सरकार से हम कुछ उम्मीद करते हैं कि वो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य दशाएं प्रदान करे, हमारे काम के लिए मानवोचित दशाएं प्रदान करे और हमें एक समान आर्थिक अवसर दिए जाएं। हमें बोलने की स्वतंत्रता हो, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो। ये सभी चीज़ें मिलती हैं। हमें चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने की छूट होती है। हम किसी भी पोस्ट को जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे सरकारी क्षेत्र में हम ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं, हम पॉलिटिक्स में जा कर के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक के पद पर पहुंच सकते हैं। सब हमारे को अधिकार प्राप्त हैं। और यदि हमारे अधिकारों का कभी उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए हम जा सकते हैं हाई कोर्ट, राइट। तो ये सारी बातें हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ी। देन उसके बाद अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी हमें एक तरह के वे अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें हम कहते हैं सामाजिक और आर्थिक अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट्स में हमें अगर नहीं प्राप्त हो पाए हैं तो वो हमें भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मिल जाते हैं, जहां पर सरकार को बताया गया कि सरकार अपने राज्य के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी, नीति बनाएगी, तो किस तरह की नीति पर चलेगी, राइट। और जहां पर हमने कई बार आपके सामने बार बार उल्लेख किया है 31C का, 39B और C को किस तरह से फंडामेंटल राइट के ऊपर इम्पॉर्टेंस दिया जाता है। और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, कि अधिकारों की बात तो हम बहुत करते हैं, आखिर हमारे इस देश के प्रति संविधान से जो कर्तव्य हमारे लिए तय किए गए हैं वे क्या है, हम वे भी जान लें। और यहाँ एक बात जानने वाली है, वो है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये प्रारंभ में जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तब हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं किए गए थे, बल्कि इन्हें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इन्हें जोड़ा गया और सरदार सरोवर सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया। इन्हें हमने यूएसएसआर, जो कि सोवियत यूनियन हुआ करता था, जिसके कि बहुत सारे देश थे जो सब टूट चुके हैं और आज एक रशिया एक बड़ा देश के तौर पर स्थापित है, लेकिन कभी कई सारे देश जैसे यूक्रेन इत्यादि जो देश कभी इसका हिस्सा हुआ करते थे, उनसे प्रेरणा लिया। तो दुनिया में कितने देशों में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, कहाँ किया गया है, पूंजीवादी देशों में क्या स्थिति है, समाजवादी देशों में क्या स्थिति है, क्या जापान में है, अमेरिका में है, कहाँ पर है, और भारत में कहाँ से शामिल किया गया, हम इन प्रश्नों के उत्तरों को हम व्यवस्थित तरीके से देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ अगर देखें तो मौलिक कर्तव्य जो हैं, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें बताता रहूँगा, जो बताने की स्टोरी बताने वाली, कहानी वाली बातें, तो उनके लिए हम आपको बताते रहेंगे। अब देखते हैं भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया। तो जो पूर्व, जिसे हम सोवियत संघ बोलते हैं, तो बेसिकली सोवियत संघ से लिया गया था इसे, जो आज हम उसे रूसी संविधान बोलते हैं, तो वहाँ से प्रभावित होकर के लिया गया था। और कई सारे ऐसे देश हैं जो कि बहुत बड़े बड़े डेमोक्रेटिक हैं, जो सफल लोकतंत्र भी हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इन सभी देशों में इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे प्रोविज़न इतने विस्तार से नहीं दिए गए हैं। सिर्फ अगर देखें तो एकमात्र एक देश है जापान, जहां के संविधान में नागरिकों के लिए कर्तव्यों को रखा गया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपने क्या देना है कि एकमात्र कौन सा देश है, जापान का संविधान है। क्या अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, तो इनमें नहीं है, बट इसमें है। किससे प्रभावित होकर के लिया है, तो पूर्व सोवियत संघ या रूस से, और
इन्हें जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसकी रिकमेंडेशन? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया है। और बाद में जब ये 10 थे, बाद में एक और 11वां जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया 2002 में। वो है एजुकेशन से रिलेटेड एक राइट। चलिए, सो हमने यहाँ तक जाना। अब आता है अगला सवाल। तो पूंजीवादी देशों ने अपने देशों में इस तरह की व्यवस्था नहीं की है, बल्कि वहीं हम जहाँ देखेंगे समाजवादी देश, तो उन्होंने अपने नागरिकों के लिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी बराबर महत्व दिया है, राइट। लेकिन हम जापान को देखेंगे तो जापान एक पूंजीवादी देश है और उसने अपने देश में संविधान में नागरिकों के लिए अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी रखा है, राइट। और तभी हम देखते हैं जापानी बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनका देश बहुत अच्छा है, उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, राइट। तो वो देख लीजिए, अच्छी बात है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम कई बार कहते हैं ना जापानियों से सीखो, जापानियों से सीखो, तो यहाँ पर भी हमें जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, वहाँ पर भी हमें जापानियों के जैसे ही अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ना केवल इससे देश का कल्याण होगा, बल्कि हम सबका, हमारे सोसाइटी की भी उन्नति होगी। तो मान के चलिए कि देश की उन्नति भी होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर, चलिए अगला देखते हैं। तो इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की एक कमेटी बनाई उनकी अध्यक्षता में, और उनको बोला गया, और ये वो दौर था जो कि आपातकाल का दौर था, 1975 के बाद वाला दौर था। तो उनको बोला कि भाई देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय आपातकाल का दौर चल रहा है, ऐसे में लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन ये कर्तव्यों को भूल जाते, तो क्यों ना उन्हें उनकी कर्तव्यों की आवश्यकता के बारे में भी बताया जाए। तो चलिए आप दीजिए। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी सिफारिश दी, तो उस समय की इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसने इन सिफारिशों को स्वीकार किया, और 42वें संविधान संशोधन अर्थात 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा संविधान के अंदर एक नया भाग जोड़ा गया, जिसे कहा गया, चलिए जिसे कहा गया क्या, चलिए बताता हूं आपको। तो देखिए, ये भाग 4A 4 का जोड़ा गया, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A 51 का, और पहली बार भारत में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, राइट। 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, राइट। और बाद में मैंने कहा ना कि इसमें 11वां कब जोड़ा जाता है, 2002। और ये ध्यान रखिएगा, 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो एजुकेशन देने की बात की जाती, तो वह है कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाएं। तो वो जोड़ा गया सन 2002 में। और ये सब जोड़े गए कब? भाग 4 का, 51 का, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पर? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। तो जहां से प्रश्न बनेंगे उन बातों को ध्यान रखना है, इन बातों को भूलना नहीं है, राइट। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो देखें क्या हुआ। देखिए, समिति ने जो सिफारिशें दी उनमें से सभी की सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, राइट। तो जरा देख लें वो कौन सी सिफारिशें दी थी और जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। तो देखिए, जो स्वीकार की गई है वो तो हम बात करेंगे, लेकिन वो ऐसी 3 कौन कौन सी सिफारिशें जिन्हें नहीं स्वीकार किया गया उन्हें देखते हैं। देखिए इसमें क्या है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों के पालन से इनकार करे तो संसद उसके लिए किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। तो इस बात को नहीं माना, राइट। इस बात को नहीं माना। कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी, अगर कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी को मानने से इनकार करे तो उसके प्रति क्या कर दिया जाए? आर्थिक दंड या फिर सजा दी जाए उसे। लेकिन इसे लागू नहीं किया गया, राइट। इसे लागू नहीं किया जाता है। तो दूसरा क्या है देखते हैं। दूसरा है कि मूल अधिकार, देखिए माफ कीजिएगा जरा, इसको मैं क्लियर करूं। हाँ, अब आता है अगला कि क्या है। चलिए, मूल अधिकारों को लागू करने के आधार पर, ठीक है, कर्तव्यों के, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जो अरुचिकर लगे, ठीक है, नहीं भाई हमें नहीं मानना है, तो अगर मान लीजिए किसी तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत नहीं करेगी, राइट। तो किसी भी तरह का अदालत को इस तरह के अधिकार नहीं दिए जाते हैं, और इस तरह का संसद की बात की गई। और एक और कहा गया कर अदायगी, ठीक है, कर अदायगी। तो बोला कि कर अदायगी क्या होना चाहिए? सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, अर्थात सभी को टैक्स पे करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बात की गई कि
अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं मानता है तो उसके ऊपर क्या कर दिया जाए, उसके ऊपर संसद कानून बना करके कोई सजा दे दे या अर्थदंड लगा दे। लेकिन अदालत को इस तरह का कोई भी कानून में इस तरह का कोई भी प्रावधान करने से रोका गया कि अदालत इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और यहाँ पर आता है कि कर अदायगी भी उन्होंने कहा क्या होगा कि कर अदायगी भी एक कर्तव्य बनाया दिया गया, राइट। तो चलिए ये हमने यहाँ देखा। अब आता है अगला, क्या शामिल नहीं किया गया, हमने इन्हें देख लिया। तो आखिर जो शामिल किया गया हम उसकी भी तो बात कर लें कि आखिर शामिल क्या किया गया। तो देखिए यहाँ पर 51A के अनुसार जो लिस्ट में शामिल हैं 10 और अब 2002 के पश्चात जो 11 हो गए हम उन सभी को देखते हैं। तो पहली बात यहाँ है संविधान का पालन करें। राष्ट्र के सभी नागरिक क्या करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, राइट। राष्ट्र के सभी नागरिक संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्श, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इन सबका आदर करेंगे। अगर इनका आदर नहीं किया जाता तो देखिए, इसलिए नहीं कि इनका, बल्कि इनके लिए अलग से कोड बनाई गई है। अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो वहां पर दंड के प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। अगली देखिए राष्ट्रीय माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श को हृदय में संजोकर उनका पालन करना। अब वो क्या होंगे, तो सीधी सी बात है गांधीयन फिलॉसफी पर बेस्ड होंगे कि हमारे राष्ट्रीय सुभाष चंद्र बोस की बातें होंगी, राइट। और इसके अलावा भगत सिंह, तो ऐसे लोग जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी बलिदान दी, कुर्बानियाँ दी, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने जेलों में काट दी। उन लोगों ने जो देश के लिए कुछ सोचा कि हम अपनी स्वतंत्रता को कैसे कायम रख पाएं या हम देश के नागरिकों को किस तरह का न्याय दें, उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करें, इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम हो, इस देश के अंदर गणतांत्रिक व्यवस्था कायम हो, इस देश के अंदर सभी के बीच में भ्रातृत्व की भावना हो, देश अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे, इन सारे आदर्शों को अपनाने की बात की जाती कि इन सभी को अपनाना। और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हमने यही तो क्या एकजुटता, एकता की बात की कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है तब भी हम सब क्या हैं, हम एक हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई कि उन सब चीज़ों को यहाँ पे पालन करने की बात की। देन और क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। इसका मतलब है कि रक्षा करें और उसको बनाए रखें, उसे टूटने नहीं देना है, राइट। सो यहीं से वो देखिए हम ये कहें तो ये चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं, प्रियम्बल में भी यही चीज़ें हैं कि भारत एक संप्रभु देश है और अखंडता की जो बात की जाती है। तो राइट, ध्यान रखें यही सारे आदर्श हमें कहाँ दिखते हैं, प्रियम्बल में भी हमें इसी तरह के आदर्श वहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो हमने अब तक 1 2 3 यहाँ पे ड्यूटीज़ देख लिए हैं। देन अगली ड्यूटी पे अगर हम जाते हैं तो देखिए सारी की सारी ड्यूटीज़ हम, चलिए सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं अब अगली ड्यूटी हमारी कौन सी है। तो देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। यहाँ पर ध्यान रखिएगा भारत में कहीं पर भी अनिवार्य सैन्य सेवा की व्यवस्था नहीं दी गई है, लेकिन ये बात कही गई है अगर कभी आर्टिकल 23 में बोला गया है कि अगर मान लीजिए या ज़रूरत पड़ती है कभी देश के लिए अनिवार्य सेवा की जा सकती है, राइट। सो देश कभी अगर जरूरत पड़े तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ड्यूटी के तौर पे बोला कि अगर देश बुलाता है देश की रक्षा के लिए तो हमें देश सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए अपने आप को निछावर करना होगा, अपने आप को प्रदान करना होगा, राइट। देन इसके अलावा समरसता, हारमनी की बात करते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता हो, समान भ्रातृत्व की भावना हो, फैटर्निटी हो, बंधुत्व की भावना हो का निर्माण करें। धर्म, भाषा, राइट, धर्म, भाषा, प्रदेश या वो उनका वर्ग, इन सभी भेदभावों से परे, राइट। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, समरसता अर्थात सभी धर्मों के बीच में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, कम्युनल हार्मनी की बात होनी चाहिए, समान भ्रातृत्व मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट। और धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या किसी प्रदेश, रहने के स्थान या कोई वर्ग, जेंडर, इन सभी आधारों पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसी प्रथाएं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो,
उन सभी को हमें रोकना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को रोकना होगा, जैसे कि सती प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, दहेज प्रथा हो गई। राइट, तो इस तरह की प्रथाओं के विरुद्ध, या स्त्रियों के लिए हम शिक्षा की व्यवस्था करना, राइट, उनको एम्पावर्ड करना, ये सारी चीज़ों पे हमें काम करना होगा। और ये जो पुरानी प्रथा है जिससे कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, जो उन्हें हमें त्यागना होगा। अब देखिए अगला क्या है, देखिए भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, ठीक है, भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें, उसके महत्व को जानें और उसको बचा करके रखें, उसका परिरक्षण करें। तो भारत की गौरवशाली संस्कृति क्या है भाई, देखिए ये जो धरती है बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। और यहाँ पर हम सनातन धर्म की अगर बात करें हिंदुओं के, तो जहाँ पर वसुदैव कुटुंबकम की बात की जाती है, तो ऐसे इस देश में जहाँ पर कि वसुदैव कुटुंबकम की बात की जाती है कि पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी क्या है, आपस में एक कुटुंब है, परिवार के समान है। तो हमें सबके लिए सम्मान रखना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें। तो जब भी कभी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती, कम्युनल हार्मनी को तोड़ने वाली दंगे, धार्मिक आधार पर दंगे होते हैं, तो वे कहीं ना कहीं हमारे इस देश के सम्मान को चोट पहुंचाते हैं, हमारे देश के जो संविधान के द्वारा स्थापित आदर्श हैं उनको चोट पहुंचाते हैं, और देश में सामाजिक समरसता, धार्मिक समरसता को वो चोट पहुंचाते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे अपने, तो क्या होगा, हम भारत की गौरवशाली परंपरा को कायम रखेंगे। राइट, और ऐसे में ना केवल एक अच्छे नागरिकों का निर्माण होगा, बल्कि देश जो विभाजनकारी ताकतें हैं, विभाजनकारी तत्वों से दूर रहेंगी, उन एक्टिविटीज़ पे हमारा धन खर्च नहीं होगा, समय खर्च नहीं होगा, बल्कि हम ग्रोथ करेंगे और भी ज़्यादा ग्रोथ पे हमारा ध्यान होगा। देन अगला देखिए प्रकृति के बारे में क्या कहा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, इन सबकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। अगर गौवध निषेध किया जाता है तो राइट, अच्छी बात है। यदि प्राणियों के लिए वन्य अभयारण्य या नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, उनके प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। और वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सभी को देखिए, हमारे इस देश में अगर हमारे धर्म की भी हम बात करें तो इनको भी सम्मान दिया है। नदियों को देवी कहा गया है, वृक्षों को भी देवी देवता का स्थान दिया गया है, जो जीव हैं उन्हें भी वाहन के तौर पे रखा गया है, या उन्हें भी देवताओं का अंश माना गया है। तो इतना सम्मान दिया गया है। तो वो हमारी परंपराएं हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण कैसे करें, इस पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें। क्योंकि आज का जो एरा है, कौन सा एरा है ये, यहाँ पर चारों तरफ पर्यावरण का प्रदूषण हम देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषित है। देन इस समय हम क्लाइमेट चेंज की घटनाओं को देखते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरत होती है इस बात की कि हम अपने जो प्राकृतिक, जो नेचर ने हमें दिया है, उन चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करें, उन चीज़ों को हम कंजर्व करें। तभी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं ना समपोषित विकास की अवधारणा, उसको हम लागू कर पाएंगे, अपनी भविष्य की पीढ़ियों को हम ये सारी चीज़ें दे पाएंगे। नहीं तो सिर्फ ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी, म्यूजियम में अकेले मिलेंगी। इसलिए देखिए इन सारी चीज़ों को क्या किया, हमारे संविधान के बारे में अच्छी समझ रखने वालों ने कहा कि भले इसे हम थोड़ी देर में लागू कर रहे हैं, बट लागू किया और अच्छी भावना से लागू किया। तो उन्होंने कहा कि पर्यावरण का भी संरक्षण आवश्यक है, वन्य जीवों का भी आवश्यक है संरक्षण। राइट, चलिए अब हम आगे देखें अगला। अब देखिए, और एक बड़ी बात कही जाती है, वो बहुत ही आवश्यक है। हम सब अपने सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में कई बार अंधविश्वासों का सामना करते हैं। कई बार कोई कहता है कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो दही खा के जाइए, परीक्षा अच्छी जाएगी। तो क्या पढ़ाई बंद कर दी जाए, सिर्फ दही और चीनी खा के जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक अलग उसके पीछे लॉजिक हम आएंगे। या कहीं बिल्ली रास्ता काट जाती, कोई छींक देता है, तो हम कहते हैं नहीं आप मत जाइए। तो ये सब चीज़ें, तो बहुत सारी ऐसी धारणाएं, या फिर हम स्त्रियों को लेकर के, कन्याओं को लेकर के, कई और भी लोगों को लेकर के अलग अलग धार्मिक दिनों पे अलग अलग शगुन अपशगुन मानते हैं। इन सारी चीज़ों से भी हम इस देश में परेशान रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे, नो डाउट, अब धीरे धीरे तरक्की होती जा रही है, पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है। लेकिन तब भी एक बहुत बड़ी बात कही थी, वो कही थी साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब ये साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है, देखिए इसके लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। अगर कोई अनपढ़ किसान है लेकिन वो अपनी खेती को इस प्रकार से करता है कि वहाँ पर पर्यावरण के को नुकसान ना पहुँचाया जाए, तो वो एक साइंटिफिक दृष्टिकोण हुआ। अगर मान लीजिए आप पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं तो कीड़े मर जाएंगे, उन कीड़ों को खाने वाली जो चिड़िया हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। राइट, और देखिए अगर आप
जो केमिकल फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करें तो लंबे समय तक उनका सेवन करने से कहीं ना कहीं हम कई बार ऐसे रिसर्च में पता चला है कैंसर जैसी बीमारियों का भी कारण बन जाते हैं। राइट, लंबे समय तक केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट मानव शरीर पर दिखते हैं। राइट, अब अगर मान लीजिए कोई किसान क्या कर रहा है, वो अपने खेतों में जो भी वहीं पर उस खेत से पैदावार होती है, पशुओं से पैदावार होती है, जैसे गोबर को वो खाद के तौर पे इस्तेमाल करता है, पुरानी जो खेत में जो पत्तियां हैं उन्हीं को सड़ाता है, दैन उससे फिर नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाता है। तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं कि खेत में क्या होगा। देखिए, मिट्टी कौन सी अच्छी है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कौन सी मिट्टी अच्छी है, ऐसी मिट्टी जिसमें कि केंचुए रहते हैं, ऐसी मिट्टी जिसमें कि केंचुए नहीं रहते हैं। अगर केंचुए उस मिट्टी में तो समझ जाइए उस मिट्टी की सेहत अच्छी है, उस मिट्टी के अंदर दीमक है तो समझ जाइए उस मिट्टी की सेहत अच्छी है। अगर उस मिट्टी में आप कोई कपड़ा दबा दें और 5-6 दिन बाद उस कपड़े को निकालें, जगह जगह छेद है, दीमक ने छेद कर दिए, तो समझ जाइए वो मिट्टी अच्छी है। खोदते हैं आप उसमें नमी, जहाँ पे अगर केंचुए निकलते तो समझ जाइए अच्छी है। अब आप देखिए, तो यहाँ पर अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे, तो वो क्या बनेगा कारण, सॉइल के प्रदूषण, मतलब मृदा प्रदूषण का कारण बन जाएगा। राइट, और बाद में वो बारिश होगी तो वो नदियों में भी जाएगा, तो नदी में पानी भी प्रदूषित होगा। जरा अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि इस तरह के केमिकल बहुत ही जल्दी समाप्त नहीं होते, इनकी लंबी आयु होती है, और ये लंबे समय तक अगर पर्यावरण में रहेंगे तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देंगे। तो ऐसे में क्या कहा गया, कितनी कमाल की बात है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाए। और देखिए, मानववाद की बात की जाती है कि मानववाद मतलब सभी के प्रति दया करुणा का भाव रखें, सभी को समान माना जाए, लोगों के साथ मानवीयता का व्यवहार किया जाए। राइट, और ज्ञान अर्जन की आप नई नई चीज़ों को सीखते रहिए, नए नए इन्वेंशंस को स्वीकार करते जाइए। ये सारी चीज़ें अगर हम सब करने लग जाएं तो जो अंधविश्वास वगैरह जो होते हैं आजकल सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं कि भविष्य बताने वालों की बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे लोगों से, अंधविश्वास से तो आप बच ही जाएंगे कम से कम, और सोच लेंगे, आप समझ लेंगे कि ज़्यादा बेहतर क्या है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट करना, देन मानववाद का डेवलपमेंट करना, और हमेशा लगातार क्यूरियस बने रहना, ज्ञान अर्जन करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। सामान्य तौर पे देखा जाता है जब भी कहीं शहर में कहीं पर भी दंगे फसाद होते हैं, रोड वगैरह रोकी जाती है, लोग स्टोन पेल्टिंग करते हैं, स्टेशनों पे जाएंगे, रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ करेंगे, या सड़कों पे हैं तो सरकारी इमारतों को तोड़ेंगे, स्कूलों को तोड़ेंगे, सड़क के किनारे के डिवाइडर तक से लोग तोड़ने लग जाते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह तोड़ देते हैं, रेड लाइट फोड़ देते हैं, बोर्ड्स उखाड़ देते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है, जरा सोच के देखिए। आप और हम सब जो टैक्स देते हैं उसी से, उससे जो पैसा खर्च किया था उसी से प्रॉपर्टी बनी है, और हम उसका क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही गई है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा ना करें। अगर हिंसा की जाती है तो बदले में कई बार हिंसा रोकने के लिए भी शासन भी हिंसा करता है, गोलियां चार्ज की जाती हैं। ऐसे में क्या होता है, कई बार लोग हताहत होते हैं, मृत्यु भी हो जाती है कई लोगों की। तो उन सब चीज़ों से दूर रखा जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को ना तो वे नुकसान पहुंचाया जाए, ना ही किसी तरह के वायलेंस में पार्टिसिपेट किया जाए। देन अब हमने पहुंच गए 10वें नंबर पर, हम फिर बाद में देखेंगे 11वां। देखिए क्या लिखा है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब अपने ना केवल व्यक्तिगत जीवन में हम तरक्की करें, बल्कि कलेक्टिव रूप से जो हम जिन गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं वहां पर भी हम हमेशा कोशिश करें कि हम कैसे अपने आप को और अपनी सोसाइटी को, सबको और ऊपर उठा के लेके जाएं, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धियों की नई, क्योंकि देखिए अगर हम सुधर गए, हम आगे बढ़ गए, तो इस देश का भी तो कल्याण होगा, क्योंकि हम इसी देश के नागरिक हैं। इट मीन्स हम सबकी इसमें भलाई है, हम सबकी इसमें प्रोग्रेस है। ये बात यहाँ बताई गई है। देन फिर एक और है जिसे सन 2002 में जोड़ा गया, वो है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं उन सबकी शिक्षा का, उन सबको क्या होना चाहिए, शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। माता पिता का ड्यूटी है, माता पिता का ये कर्तव्य है उनकी। राइट, और 86वें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया, और इसी तरह से जहां पर ये जोड़ा गया है वहीं पर आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया है, मतलब उसको फंडामेंटल राइट भी बनाया गया है। चलिए, सो अब तक हमने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, कैसे शामिल की गई, किससे प्रेरणा ली, वो सारी बातें। अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि जो इसकी आलोचना की जाती है आखिर वे आधार क्या हैं।
चलिए, तो मूल कर्तव्यों की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, हम जरा उनकी बात करते हैं। देखिए, पहले थोड़ी सी बातें बातें करते हैं, फिर बताते हैं। अगर आप सभी लोग अपने अपने अधिकारों की बात तो हम सब करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस लिस्ट में कई ऐसे कर्तव्य बताए गए हैं जो हम सबको अपनाने चाहिए, करने चाहिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो इसमें शामिल नहीं किए गए। टैक्स देना भी तो एक कर्तव्य होना चाहिए। और जब हम बोलते हैं कि वयस्क मताधिकार, हम सबको मत देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन क्या हम देने जाते तो उसे भी एक ड्यूटी बनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ मुद्दों को उठाया गया है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लिस्ट है ये आधी अधूरी है। तो जो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचक इन्हीं बातों को रखते हैं कि जो लिस्ट है अधिकारों को संपूर्णता में शामिल नहीं किया गया। चलिए हम देखते हैं। कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे कि मतदान, देखिए कितनी बड़ी बात कही, जैसे कि क्या, मतदान, करों की अदायगी, और एक और बड़ी बात है परिवार नियोजन, राइट। तो कहते इन सारी चीज़ों को तो इसमें समाहित ही नहीं किया गया, इन चीज़ों को भी इसमें शामिल करना चाहिए था। तो मैं भी मानता हूँ कि हाँ, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए थी। पर्सनल ये मेरा ओपिनियन है, ध्यान रखिएगा। अब आता है सवाल कि क्या स्वर्ण सिंह कमेटी ने कर अदायगी को इसमें शामिल करने की बात की थी? तो कहेंगे बिल्कुल, सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा था, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया। 3 हमने देखे थे, उसमें से कर अदायगी भी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी, लेकिन नहीं की गई। अब अगली बात अगर हम कहें तो यहाँ पर एक चीज़ और दिखेगी कि कुछ कर्तव्य बड़े ही अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी हैं और आम व्यक्ति को समझने में कठिनाई होती है। जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, जैसे कुछ शब्द हैं, देखिए क्या है, जैसे बोलेंगे कि भाई देखो कुछ शब्द हैं जैसे उच्च आदर्श, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब किसी एक सामान्य व्यक्ति से कहा जाए तो शायद इन बातों को ना समझ पाए। अगर मैं आपके समक्ष भी इस तरह के शब्द रखता और अगर मैं उन्हें एक्सप्लेन ना करूं तो शायद आपको भी समझने में थोड़ा सा समय लगे कि आखिर इनका तात्पर्य क्या है, इनका अर्थ क्या है, और ये किस रूप में एक अच्छा बेहतर नागरिक बनाने में योगदान देंगे, राइट। सो यहाँ पर यही कहा गया कि जो कुछ ऐसे वर्ड इसमें शामिल किए गए हैं, ये इनके कई अर्थ होते हैं, स्पष्ट नहीं है, और एक आम व्यक्ति इनको समझने में उतना सक्षम नहीं है, राइट। चलिए और देखते हैं और क्या क्या की गई है। देखिए, एक और बड़ी आलोचना है, और जो कि हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स को जहाँ पर जस्टिसेबल बनाया गया है कि अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, लेकिन अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो राज्य कोर्ट नहीं जा सकता लोगों के प्रति, राइट। तो क्या है, देखिए कहा गया है कि ये कैसे गैर न्यायोचित हैं, अर्थात ये जस्टिसेबल नहीं है। अगर इनका पालन नहीं किया जाता है तो ना तो किसी तरह का अर्थदंड दिया जाता है, ना किसी तरह का सजा दी जाती है। जबकि कहा जाए कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या कहा था कि अगर कोई इनका पालन ना करे तो वहाँ जरूर उन्होंने बात की थी कि इनको सजा की व्यवस्था करनी चाहिए, और ये व्यवस्था कौन करेगा, संसद करेगी, राइट। तो यहाँ पर हम देखें तो आलोचक क्या कहते हैं कि ये कैसे गैर न्यायोचित हैं, ये एक नैतिक आदेश के समान हैं, इसीलिए लोग इन्हें मानते नहीं हैं, और यूं ही तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इनका दंड का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है, किसी तरह का दंड नहीं दिया जाता है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं चौथी आलोचना क्या दिखती है। तो संविधान में इन्हें शामिल करने को लेकर आलोचक क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए जो लोग भी संविधान से संबद्ध ना हो उन सबको भी कहा जाता है कि इसका पालन करें, राइट। अब मान लीजिए कि कई लोग ऐसे हैं जो संविधान से संबद्ध ही नहीं है, उससे उसको मानते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो ड्यूटी सभी के लिए दे दी गई है। तो ऐसे में ये आलोचना कही गई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूबल नहीं है आलोचना, इसको हम कहें कि बड़ा इस आलोचना ही में अगर हम देखें कह देते हैं लोग कि नहीं ये सभी के लिए है, सभी को इसको मानना चाहिए। तो यहाँ पर बात यही कि हाँ ये संविधान में नागरिकों के लिए है, राइट। अब अगला देखते हैं,
आलोचकों ने कहा है कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य व महत्व को कम करती है। उन्हें तो भाग 3 के बाद इमीडिएट ही जोड़ना चाहिए था, राइट, ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर होते। ये आलोचना थोड़ी दमदार है कि आपको इन्हें शामिल करना भी था, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको पार्ट 4 में कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। बेटर था कि इनको पार्ट 3 में कर देते और या 3A बना देते, राइट, और वहाँ पर कोई भी आर्टिकल 35 के बाद बना के इसको 35A भी कर सकते थे। सो ये आलोचना ज़रूर काफ़ी दमदार है कि अगर आप चाह रहे थे कि इनको इतना इम्पोर्टेंस मिले तो वहाँ पर इन्हें जोड़ना चाहिए था। ये बात सही है, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है, राइट। सो चलिए अब हम देखते हैं आखिर इनका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन भी अभी हम देखेंगे कि कैसे इनका महत्व है, समय समय पर कैसे अदालतों ने अपने निर्णयों में इनको शामिल किया। चलिए सो देखते हैं, मूल कर्तव्यों का महत्व देखते हैं। तो यहाँ देखें तो अपने अधिकारों का मतलब कैसे किन आधारों पर इसका किया जाता है मूल्यांकन, वो बता रहा हूँ मैं आपको। अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त यह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाते हैं कि भाई आपके ये जो अधिकार हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, राइट। सो ऐसे में क्या होना चाहिए कि जब, इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी स्कूलों में जो किताबें चलती हैं तो वहाँ पर ये सारी ड्यूटीज़ लिखी होती कि आपको इन कर्तव्यों का पालन करना है, राइट। इसलिए समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं कि ये आपकी ड्यूटीज़ क्या है, तो लोगों को जागरूक करके किया जा सकता है, बिकॉज ये जस्टिसेबल नहीं है। देन फिर आता है, देखिए, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे कि राष्ट्रध्वज का सम्मान ना करना, जैसे जला देना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, इन सबके खिलाफ लोगों को एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए सीधा सीधा भले जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन यदि कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो ध्वज संहिता के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। यदि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करता है तो उसको भी पुलिस लॉ के अकॉर्डिंगली सजा देने का प्रावधान है, राइट। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनका एक और बड़ा इंपॉर्टेंस है कि ये क्या करते हैं, नागरिकों को प्रेरणा देते हैं। इनसे नागरिकों को एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि हमें इस तरीके की स्थिति कायम रखनी है और हमें एक मूक दर्शक बन करके नहीं रहना। अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं कर रहा तो हमें वहाँ मूक दर्शक नहीं बन के बैठना, बल्कि सक्रिय तरीके से इनको लागू करने की बात करना है। और अगर हम देखें कि अदालतों ने अपने अलग अलग निर्णयों में क्या कहा, तो अब देखते हैं। जैसे 1991 का एक केस है, मोहन कुमार सिंघानिया के केस में उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों का उपयोग उनकी संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। कि अगर कहीं जरूरत पड़ती है कि भाई क्या ड्यूटीज हैं तो वहां पर इनका उपयोग किया जा सकता है, काहे के लिए, व्याख्या करने के लिए कि नागरिकों की क्या ड्यूटीज हैं। उसी तरह से रामलीला मैदान घटना केस 2012 में अदालत ने पाया कि संविधान के भाग 3, 4 और 4 का के मध्य में एक सामान्य सूत्र है, मतलब इनमें एक समानता है, इनको अलग अलग नहीं। तो एक भाग मौलिक अधिकारों की बात करता है, तो दूसरा भाग मौलिक सिद्धांतों की बात करता है, और तीसरा भाग मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। मतलब एक में बोला हमारे मौलिक अधिकार क्या है, दूसरा बोलता राज्य के क्या अधिकार हैं कि वो जनता को दे, और तीसरा बोलता जनता के क्या कर्तव्य कि वो राज्य को क्या दे। तो उन्होंने कहा ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये समझिए एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कोर्ट ने कही, और इन्हीं बातों को नज़र में रखते हुए हम देखेंगे वर्मा कमेटी ने क्या कहा, बाद में देखते हैं। अब देखिए, मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण होने पर, असफल रहने पर संसद उचित दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। और ये है अगर आप अलग अलग जो कानून बनाए समय समय पर उनका पालन नहीं करते हैं तो सजा का प्रावधान। तो इस तरह से इनडायरेक्ट वे में फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने के लिए कानूनी प्रक्रिया है। भले इन्हें हम आर्टिकल 32 या 226 के समान कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन तब भी कई अलग अलग संसद ने ऐसे कानून बनाए जिनके द्वारा इन चीज़ों को, इसकी जो व्यवस्था है, इसके जो प्रावधान है, उन्हें लागू किया जाता है। वर्मा कमेटी देखिए, चलिए वर्मा कमेटी ने कुछ पहचान की, कुछ मूल कर्तव्यों की, और उनको किस तरह से लागू किया गया हम वो देखते हैं। जैसे कि देखिए, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, राइट,
ये बनाया गया, देखिए चलिए एक मिनट इसको पहले हटाएं। चलिए चलिए, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। अगर कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान का अनादर करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। राइट। अब देखिए, इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति, राइट, भाषा, मूलवंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। देन इसके अलावा देखिए, जो कि आर्टिकल 17 से जो मिला हमें उसकी बात की यहाँ पर। चलिए अब देखें यहाँ पर कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, किसी भी व्यक्ति के साथ यदि जाति के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो उस पर दंड लगाया जा सकता है, उसको आर्थिक दंड और सजा का भी प्रावधान है। इसी तरह से जो भारतीय दंड संहिता है ये घोषणा करती है कि अखंडता, ठीक है, राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वग्रह से ग्रसित किसी भी तरह का कोई अगर अपराध होता है वो दंडात्मक अपराध होगा। कि अगर आप देश की अखंडता और एकता को तोड़ने की कोई बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, व्यक्ति को सजा दी जाएगी। राइट। इसी तरह से अगर हम देखें, देखिए एक और नियम बना है कि अगर कोई भी सांप्रदायिक संगठन, राइट, अगर कोई सांप्रदायिक संगठन कोई ऐसा काम करता है कि समुदाय में वैमनस्य फैलाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। राइट, ध्यान रखिए। अगला है अगला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें है अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, धर्म के आधार पर अगर वो वोट मांगता है, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने का काम करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर वो सांसद या विधायक बन जाए तब भी उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर इस तरह की कोई भी शिकायत मिलती है सबूतों के साथ, उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ध्यान रखिएगा। अब अगला देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये क्या करता है कि जो दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति हैं उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाता। अगर ऐसा किया जाता है तो वह पर पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें सजा का प्रावधान है। अगर इस तरह से कोई करता है तो इसे एक अपराध माना जाता है, उसको सजा का प्रावधान किया गया है। राइट। सो देखिए अब तक हमने कितने सारे देखे, अब और देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वनों के अंदर कटाई करना, वन भूमि को गैर वन के उद्देश्यों से इस्तेमाल करना पर रोक लगाई गई है। तब भी कोई करता है तो वहाँ पे अपराध की श्रेणी में घोषित किया जाता है, आर्थिक दंड लगाया जाता है और सजा भी दी जाती है। तो हमने इतने सारे जो हमने प्रावधान यहाँ पर देखे, देखिए, और ये सारे क्या हैं, यहाँ पर इस पर इन पर दंड दिया जाता है अगर इन कानूनों का पालन ना किया जाए। इन कानूनों में क्या दिखता है, वन्य प्राणियों का संरक्षण, वनों का संरक्षण दिखता है, समाज में समरसता फैलाने की बात की जाती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की जाती है, समाज में वैमनस्यता ना फैलाया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं हम। तो और इन्हीं आधारों को तो देखा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिए गए, कैसे देश की एकता अखंडता को बचाए रखा जाए, वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाए। तो कुल मिलाकर के हम देखें वो सारी चीज़ें, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय आदर्श, संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा, इन सबके सम्मान का भी अगर कोई अनादर करता है तो वहाँ भी सजा दी जाती है। तो कुल मिलाकर के जो मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें कि 1976 में जोड़ा गया, काफ़ी लंबे अरसे बाद, लेकिन उनकी उपयोगिता अगर हम देखें तो इस प्रकार से है कि उनसे संबंधित अलग अलग कानून बनाए गए हैं। अगर उनका पालन नहीं किया जाता है तो वहाँ सजा का प्रावधान है। भले ही स्पष्ट रूप से वहाँ पर जस्टिसेबल ना होने का कहीं उल्लेख नहीं किया जाता है कि ये दे आर जस्टिसेबल और नॉट सो, बट इस तरीके से अलग अलग तरीके से संसद ने अलग अलग कानून बना करके इनको न्यायोचित बनाया हुआ है। राइट। सो इस तरह से हम देखें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, हम सब नागरिकों के लिए, और ये नागरिकों को वो कर्तव्य सिखाते जिससे कि हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करने में हम सभी सक्षम हो पाते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर है। आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इसके नोट्स मैंने मैम को ऑलरेडी भेज दिए तो वो आप तक फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। इसे पढ़िएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आते हैं और मेंस के भी आते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं कि आखिर जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे वो कौन से पार्ट हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात अगर हम यहाँ करें तो सबसे पहले देखते हैं तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर है, कब है, 1976 में है। इसके अलावा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, इनको जोड़ा गया, राइट। फिर आता है किससे लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं, हम बोलेंगे यूएसएसआर से इन्हें ग्रहण किया गया है। और कौन से देश में ये लागू हैं, क्या जापान में है, तो राइट हम कहेंगे ओनली जापान, जापान में, बट यूएसए, ब्रिटेन इत्यादि देशों में ये लागू नहीं है, एकमात्र जापान में अगर हम देखें तो ये है। देन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, ऐसे हो जाओ, ठीक है, संविधान के कौन से भाग में है, तो संविधान का वो भाग कौन सा है हम उसे देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, चलिए संविधान का वो भाग कौन सा है, तो हम कहेंगे भाग 4 का, भाग चलिए हैंग हो गया है, भाग 4 का 42nd अमेंडमेंट से भाग 4 का में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद कौन सा है, 51A, ठीक है, 51A ध्यान रखिएगा, ठीक है, 4 का 51A 42nd संशोधन, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं, तो आपने ये सारे करने हैं, ठीक है। तो यहीं से प्रश्न बनेंगे, यही होंगे। और एक और प्रश्न इससे जो बनता है वो ये है कि जो 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो वो आपने करना है 86, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ी गई है, 2002 में, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना माता पिता का, अभिभावकों का कर्तव्य है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ जोड़ी गई, यहीं से प्रश्न बनते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना, इतनी चीज़ें करके जाइए प्री के लिए, और मेंस के लिए पूरी की पूरी चीज़ें करनी है। और वहाँ पर यह आएगा, इसकी आलोचना से संबंधित सवाल आएंगे, इसके महत्व से संबंधित सवाल आएंगे, क्या ये जस्टिसेबल हैं, तो हमें यह बताना होगा कि सीधे सीधे यहाँ पर फंडामेंटल राइट में जिस तरह से प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 32 के या 226 के द्वारा, वो नहीं है यहाँ पर। लेकिन संसद ने इनको लागू करने के लिए, इसके व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए कई समय पर अलग अलग तरह के कानून बनाए हैं, और उनका पालन ना किए जाने पर दंड का प्रावधान है, कोर्ट में भी कंप्लेंट की जाती है, पुलिस एक्शन ले सकती है, राइट। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आज का टॉपिक हमारा भाई कंप्लीट होता है, राइट। सो ध्यान रखें, इसे अच्छे से पढ़ें, 2-3 बार अच्छे से रीड करें, और प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए आप उन्हें देखें, तब आगे बढ़ें। और यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे या नहीं देखे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी देख लें, राइट। मैं दिखा देता हूँ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, राइट। चलिए कहाँ है भाई, आप सब एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं, और यूपीएससी के लिए, तो मैं अभी आपको एमपीपीएससी के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें कि, चलिए ये देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। मैं मानता हूँ आप लोगों को विजिबल होगा ये। तो चलिए ये 2019 का एक पेपर है, और इसमें देखिए जैसे कि देखिए 2019 में ही जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ये बनाया था। तो देखिए न्यूज़पेपर अगर आप लगातार पढ़ेंगे, करंट के अगर आप टच में रहेंगे, तो इस तरह की, जैसे मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि इंदौर और भोपाल में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इस बार मान लीजिए 16 फरवरी के बाद जो लोग मेंस देने के लिए जाएंगे, तो उनको ये मान के चलना चाहिए कि इससे संबंधित मुख्य परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा। इसके अलावा निबंध में भी आ सकता है भिक्षावृत्ति के ऊपर, और इंटरव्यू में तो ये तय मान के चलिए पूछा ही जाना है। तो यहाँ पर हम जो भी बातें आपको करंट में बताते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी आपकी क्लास होती है, आपके विषय से संबंधित जितने भी करंट में जो टॉपिक चलते, कोशिश करते हैं उन सभी को कवर करने की। तो आपने वहाँ भी ध्यान देना। और भी जो प्रश्न किस तरह से संविधान से जुड़े हुए हैं वो बताता हूँ। समवर्ती सूची का प्रश्न आया है कि कौन से ऐसे जो 5 सूचियाँ जिन्हें भी शामिल किया गया। देन भारत में स्वयं सहायता समूह हो गए, प्रतिस्पर्धा आयोग हो गया, ग्राम सभा की अवधारणा है, परमादेश क्या है जो अनुच्छेद 32 में आपने पढ़ा था,
ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे बताना है, इंटरनल सिक्योरिटी के क्या प्रॉब्लम्स हैं, सोशल मीडिया क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये आप पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे जब मैं सारे कमीशंस वगैरह पढ़ाऊंगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग और असंवैधानिक या गैर संवैधानिक या संवैधानेतर, तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों को देखेंगे, वैधानिक कमीशंस में आते हैं। जनहित याचिका क्या है, जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा। उपभोक्ता फोरम वगैरह उपभोक्ताओं के हितों के लिए जहाँ पर है। और भारतीय संविधान में देखिए, जो मैंने आज जब सुबह में जब आपको लिए नोट्स तैयार कर रहा था तो मैंने देखा था कि क्या प्रश्न है। भारतीय संविधान में उल्लिखित भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल कर्तव्यों को लिखिए। राइट एनी टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आप समझ जाइए कि आज का चैप्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न लगातार आते हैं और सीधे प्रश्न आए, अगर आप इन 11 ड्यूटीज को समझ जाते हैं, आपने लिखना है, उसमें आपने लिख देना कि इस संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, और इसे लेने की प्रेरणा यूएसएसआर से ली है। और इसमें टोटल पहले 10 थे और अब कितने, 11वां जोड़ दिया सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो एक डिटेल अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, और छोटे अगर मान लीजिए 3 नंबर का प्रश्न है तो आपने 2 या 3 लाइन में लिखना है, तो आपने बस 2 लिख देने, कोई भी जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं। पूरे के पूरे एक बार पढ़ना है, याद रखना है, और इसलिए मैंने विस्तार से उनको समझाया है। तो इतने तो आपको अपने आप याद हो गए होंगे कि भैया राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रगान, संविधान, स्त्रियों का सम्मान, ठीक है, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए आना, ठीक है, वन्य जीव, वन्य प्राणी, नदी, झील, तालाब, वन्य प्राणियों की रक्षा करना, ठीक है, तो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव दिखाना। कुल मिलाकर के ये जितने भी हैं आप इन सबको याद रख सकते हैं। सिर्फ 11 हैं, और यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है, 2019 का प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल कर्तव्य। यहाँ पर ये 3 नंबर के में, अगर 6 नंबर में आता तो 100 वर्ड्स में लिखने के लिए आता, तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि वो सारे के सारे लिखने होते शॉर्ट में, राइट। सो अब ध्यान रखेंगे, इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे कि हम जो भी पढ़ेंगे उसके पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए उन्हें भी देखेंगे, ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंस पता रहे कि हम क्यों इतना ज़्यादा इन चीज़ों पर जोर देते हैं। तो प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, ऐसे में, हर जगह जहाँ भी आएगा तो उन सब की जगह पे इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस नॉलेज का, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट। सो मैं मानता हूँ कि मेरा ऐसा सोचना है कि आप आज की क्लास आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। और यदि आपके पास इस तरह के क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप MPPSC की साइट पर जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको आलस आ रहा, आप नहीं कर सकते, आपने ज्योति मैम को बता देना है, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, राइट, ओके। इसके अलावा आपकी जो भी अदर क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप वो भी हमें बता दीजिएगा। जो भी मन में प्रश्न आता, कहीं से कुछ आप पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। हम मिलेंगे अब अगले दिन अगली क्लास में, और अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, अगला टॉपिक हमारा होगा लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हुए हम चल रहे हैं, तो नो डाउट हमें संसद वगैरह देखना है, लेकिन क्योंकि हमने कई बार केशवानंद भारती केस का जिक्र किया है तो हम बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी देखेंगे। और संविधान संशोधन बार बार मैं बोलता हूँ 42वां 46वां ये, तो बेटर है क्यों ना हम संविधान संशोधन को भी कर लेते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर। तो कल की क्लास में हम इन दोनों चैप्टर को करेंगे। कौन कौन सा, एक तो होगा बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, और दूसरा करेंगे हम इसमें संविधान संशोधन कैसे किया जाता है ये। तो कल के लिए बिल्कुल तैयार होकर आइएगा। नोट्स मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा पहले भेज दूंगा, आज की मैं ऑलरेडी भेज चुका था मैम को, तो आप तक पहुंच गए हो, नहीं पहुंचे तो प्लीज़ मैम को मैसेज डालिए, आपके पास पहुंच जाएंगे। हम मिलेंगे कल, राइट, और बिल्कुल तय समय पर आप आ जाइएगा। और कोई आपके सुझाव हो तो प्लीज़ आप हमें फॉरवर्ड कर दीजिए मैसेज, तो मुझे पता चलेगा। थैंक यू सो मच आपके अटेंड करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।